एक राजा था, वो बहुत घमंडी था, जनता पर बहुत अत्याचार करता था। फिर जानते हो जनता ने क्या किया? जनता ने उसे अपने महल से घसीट के निकाला और चौराहे पर फांसी पर लटका दिया। जी हाँ, मैं फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहा हूँ। तो फ्रांसीसी क्रांति में हम लोगों ने अब तक देखा कि फ्रांस के राजा लोगों पर कैसे अत्याचार करता था, और उस राजा ने क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। लेकिन इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। मान्यता नेशनल असेंबली को देने के बाद भी मुख्य तो राजा ही रहा, और जो उसके लोग, वो राजा के लोग ही उसमें भर्ती हो गए और सब राजा के पक्ष में ही था। इसके बाद क्या हुआ? सब कुलीनी को हाथ में ही था। तो इसके बाद हुआ, आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। आने वाले इसके बाद भी, जो क्रांति के बाद भी जो वर्षे हुए, उसमें भी स्थितियां कितनी तनावपूर्ण। लुई 16वां संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिया था कि संविधान लागू होगा, पर गुप्त गुप्त रूप से वो पर्सा के राजा से बातचीत करता था। तो पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित थे। पड़ोसी देश के शासक क्यों चिंतित थे? क्योंकि अगर फ्रांस में क्रांति होगी, वहाँ के लोग क्रांति करेंगे, तो बाकी पड़ोसी देश है वहाँ के लोग भी इसको देखकर क्रांति करेंगे, विद्रोह करेंगे राजा के खिलाफ। और इस वजह से पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित है। 1789 की गर्मियों के बाद ऐसी घटनाएं हुई 1789 के बाद गर्मी हुई, उनके क्रांति के बाद ऐसी घटनाएं देखकर बाड़ी आस पड़ोस के राजा जो थे, वर्षा के राजा जैसे, वो लोग भी अपनी सेना यहाँ पर भेजने की कोशिश करने लगे कि यहाँ की स्थिति को दबाने के लिए, ताकि लुई 16वां बना रहे। क्योंकि लुई 16वां रहेगा तो उन लोग को भी चिंता नहीं रहेगी कि वहाँ के लोग भी विद्रोह करेंगे। इसलिए प्रांतों में स्वयंसेवी भर्ती होने लगे और जमा होने लगे। मतलब स्वयं से प्रांतों में जो भर्ती होने के लिए स्वयंसेवी जमा होने लगे। स्वयंसेवी कौन करते? जो अपनी इच्छा से जमा हो, और वो देश के खिलाफ जिस पर राजा का कोई पक्ष ना, राजा का कोई प्रभाव ना हो, सत्ता का कोई प्रभाव ना हो, जैसे एनजीओ वगैरह होते वैसे। तो उनको स्वयंसेवी वो भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। फिर युद्ध युद्ध छेड़ दिया उन लोगों ने। किसके खिलाफ? यूरोपीय राजाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कुलीनों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जनता का जंग, इसका नाम क्या रखा? जनता का जंग। ओठों पर देशभक्ति के गीत छा रहे थे। जैसे हमारे भारत में हम लोग के देशभक्ति गीत है जन गण मन, वैसा ही वहाँ पर ओठों पर क्या देशभक्ति के गीत छा रहे थे, और बहुत सारे गीत लिखे जा रहे थे। तराने, तराने मतलब वही देशभक्ति के लिए कोई गीत होता है, उसे तराने कहते हैं। कवि रोजेट दी लायर मार्सिले, तो कवि रोजेट दी लायर ने ये कविता लिखी जिसको मार्सिले नाम दिया गया। पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन मार्सिले नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये मार्सिले जो लोग थे वहाँ के, वो मार्सिले थे, और वो लोग गति काकर, पहली बार गति काकर उन लोगों को मार्सिले शहर से वो स्वयंसेवी पेरिस की ओर जा रहे थे, तो वो मार्सिले शहर से थे, इसलिए गीत का नाम मार्सिले पड़ गया। लेकिन उसका नाम पहले दूसरा कुछ था, वो नाम कमेंट में बताना। आपको इधर से भी सर्च करो और कमेंट में बताओ क्या नाम था। उसके बाद पेरिस की ओर गूंज गया, पेरिस की ओर चल पड़े वो लोग, और फ्रांस का जब वो गाते गए तो ये गाना का नाम मार्सिले पड़ा, और इसके बाद इसको फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बना दिया गया। क्योंकि फ्रांस में पहली बार गणतंत्र के लिए विद्रोह किया गया। पहले भी विद्रोह हुआ, लेकिन उस समय ऐसा गीत उत का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो और पहली बार जो युद्ध हुआ, मतलब पहली बार जो क्रांति हुई, उसके बाद जो शक्ति थी कुलीनियों के पास ही रह गई। लेकिन अब जब दोबारा क्रांति हुई, तब शक्ति आम लोगों के पास आई। दोस्तों, अब क्या हुआ कि क्रांति के युद्ध चलने लगे, हर जगह क्रांति होने लगी। पहले क्रांति हुई थी, पहले राजा के खिलाफ हुई थी, अब भी राजा के खिलाफ हुई, क्योंकि राजा ने हस्ताक्षर तो कर दिए संविधान पर, लेकिन वो संविधान कुलीनी को अधीन था, इसलिए क्रांति होने लगी, और इससे जनता को बहुत भारी क्षति और बहुत सारी परेशानियों का सामना पड़ा। क्योंकि अधिक जनता क्रांति पर चढ़ जाती थी, और क्रांति पर जाने की वजह से वो काम नहीं करती थी। पहले ही सब चीज़ों की कीमतें बढ़ी थी, और लोग पारोटी तक नहीं खा पा रहे थे। उसके बाद ऐसा क्रांति करने पर लोगों को और भूखमरी का सामना, बहुत कठिनाई और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। पुरुषों के मोर्चे चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर आ जाती थी, क्योंकि जो कमाने वाला पुरुष है वही क्रांति करने चल गया, तो घर में खाना खाने के लिए कमाना किसी को तो पड़ेगा। तो महिलाओं को घर से बाहर निकल कर अब काम करने की जरूरत पड़ने लगी थी। देश की आबादी के बड़े हिस्से को देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसे लगता था कि क्रांति करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि 1791 में जो संविधान बना था, वो संविधान सिर्फ कुलीन वर्गों को ही विशेषाधिकार देता था। तो राजनीतिक अमीरों को राजनीतिक अधिकार देता था, गरीबों को नहीं देता था। उसमें हम लोग देखा था कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो कर चुका था, सिर्फ उन्हें वोट डालने का अधिकार था। वैसे पुरुषों को वो 25 उम्र से अधिक
25 वर्ष से अधिक होने चाहिए। तो ऐसा हो रहा था। राजनीतिक कलबे बनने लगे, बहुत सारे क्लब बनाए गए जिसमें चर्चा होती थी, अड्डे जमा कर ये चर्चा होती थी सरकारी नीतियाँ और अपने कार्य योजना पर बहुत बहस होती थी कि सरकारी नीतियाँ ऐसी बना दी, हम लोग के खिलाफ है और हम इस पे क्या करें, कैसे आंदोलन करें, उस पर पूरा बहस होती थी। इसके बाद क्या हुआ, जैकोबिन क्लब। अब हम लोग आ गए हैं इतिहास का वो पन्ना जो हम लोग को दिखाएगा कि गलत शासन भी एक गलत नेता के आने पर कैसे विद्रोह होता है। तो यहाँ पर जैकोबिन क्लब ये सब बहुत सफल था। शुरुआत में तो इसने मजदूरों के हक के लिए लाया, लेकिन अंत में आने तक इसका आतंक राज का नाम पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट के नाम पर जग के नाम पर इसका नाम पड़ा। तो कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है कि एक तो समूह, प्रेस में पहले ऐसे बुलाया जाता था मठ, मठ बोलते हैं इसको हिंदी में अगर बोले तो पैरिस में ऐसे समूह बनाए जाते थे, बैठक होती थी, वो उसी के नाम पर इसका जैकोबिन क्लब नाम पड़ा। ये राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया क्योंकि सबसे सफल यही था। और महिलाओं भी सक्रिय होने लगी और अपने क्लब बनाने लगी। इसके बाद का ही जो किताब में लिखा वो, उसके बाद हम लोग देखते जैकोबिन क्लब सदस्य जो थे, इसके सदस्य जो थे वो मुख्य रूप से कम सम्मिलित समाज के हिस्से थे। ऐसा क्यों था कि कम सम्मिलित के समाज के हिस्से थे? क्योंकि अमीर लोग, कुलीनों को तो सारा अधिकार वोटों का मिल गया था, लेकिन जो 3 दिन की मजदूरी चुकाते जो अमीर लोग थे, जो तीसरे स्टेट में जो अमीर लोग थे उसको मिल गया था, तीनों स्टेट की व्यवस्था थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन जो गरीब लोग थे उनको अभी तक वोट का अधिकार नहीं मिला था, इसलिए गरीब लोग थे। इसमें छोटे दुकानदार और कारीगर थे, जैसे जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, घड़ी साज, छपाई करने वाला, नौकर और दिहाड़ी मजदूर जो दिहाड़ी पर काम करता है वो। इसका नेता था मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर। ये बड़ा खतरनाक आदमी था, इसने बहुत बड़े बड़े कांड किए, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कैसे। उसके बाद जैकोबिन जो थे वो बड़े वर्ग में गोदी कामगारों की तरह, ये गोदी कामगार एक कामगार थे, काम करने वाले लोग थे। वो कैसे कपड़े पहनते थे? धारीदार लंबी पतलून पहनते थे, वैसे इन लोग पहनने का शुरुआत की। ऐसा क्यों किए इन लोगों ने ऐसा कपड़ा? जब तो लोग क्रांति करे तो कपड़ा बदलने की क्या जरूरत थी? समाज के फैशन वर्ग खासतौर से घुटने तक पहनने वाले ब्लीच, घुटना कुलीन वर्ग पहनते थे घुटने तक, उसको कहते थे ब्लीच, घुटना तक पहनते थे। उससे कुलीनों से खुद को अलग दिखाने के लिए, और ये ब्लीच पहनने वाले से खुद को अलग दिखाने के लिए और कुलीनी सत्ता का समाप्ति का ऐलान करने के लिए इन्होंने अपना कपड़ा बदला। कुलीन घुटने तक पहनते थे, हम उससे भी नीचे पूरा पैंट जैसा पहनेंगे और उनकी सत्ता का समाप्ति का ऐलान करेंगे, ऐसा बोल के इन्होंने किया। उसके बाद क्या किया, जैकोबिन सौकुलत, उनको सौकुलत भी कहा जाता था। उनको सौकुलत क्यों कहा जाता था? क्योंकि बिना घुटने वाले का, सौकुलत का मतलब होता है बिना घुटने वाले, क्योंकि वो जो पैंट पहनते थे वो घुटने तक नहीं होता था, वो पूरा नीचे होता था, इसलिए उसको बिना घुटने वाले भी उन लोगों को कहा गया। पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, और महिलाओं को इसकी अनुमति नहीं थी, ये टोपी पहनने की इजाजत महिलाओं को नहीं थी। तो क्या तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है ये क्रांति केवल अभी भी लोकतांत्रिक नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाएं अभी भी क्रांति का हिस्सा नहीं है। ये हम हुआ 1792 में गर्मियों के दिन। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि हमेशा सब विद्रोह गर्मियों में क्यों हो रहा है फ्रांस में? तो किस किस को पता है कमेंट में बताओ। अब चलो मैं बताता हूँ, आप लोगों ने बता दिया होगा। तो गर्मियों में विद्रोह क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ठंडे का प्रदेश है, तो ठंड के दिनों में ठंड इतनी होती, लोग बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए गर्मियों में वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती, इसलिए उस टाइम विद्रोह कर रहे थे लोग। और जैकोबिनों खाद्य पदार्थ की महंगाई और अभाव, जो खाने की वस्तुओं की कीमत पहले भी बढ़ रही थी और अभी भी बढ़ती चली जा रही थी, और उसका अभाव भी बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए लोग पेरिस शहर में एक विशाल हिंसक विद्रोह के लिए पेरिस की ओर जाने लगे थे। वहाँ के लोग, कहाँ के लोग जाने लगे थे पहले मैंने वीडियो में बताया, कमेंट में बताओ। उसके बाद क्या हुआ कि पेरिस के लोग भी विद्रोह की योजना बनाने लगे, और 10 अगस्त की सुबह को टारिलेसिया के महल में धावा बोल दिया। 10 अगस्त की सुबह को हुआ क्या, सुबह एकदम था, गर्मी का मौसम था, राजा एकदम खूब से मजा से घूम रहा था, सैनिक भी मजे में थे कि आज क्या ही होगा। लोग धीरे धीरे एकदम दबे पाँव चप्पल खोल के रख दिए एकदम साइड में, और दबे पाँव धीरे धीरे जा रहे। सैनिकों ने जब देखा इन लोगों के आते हुए तो दरवाजा बंद करने लगा। इतनी भीड़ को देखकर सैनिक पूरा एकदम डर के मारे दरवाजा बंद करने।
सैनिक तो ताकतवर थे क्योंकि राजा के सैनिक थे तो बहुत ताकतवर थे, लेकिन संख्या उन विद्रोहियों की बहुत ज्यादा थी। ये देखकर सैनिक डर गए और उन्होंने दरवाजा बंद करना, लेकिन ये सैनिक उसको धांसते हुए घुस गए और सभी सैनिक को मार डाल। और पूरा खून बहाने के बाद सभी सैनिकों सभी रक्षकों को मारने के बाद खुद राजा को कई घंटों तक बांध के रखा, रस्सी में लपेट दिया, एकदम बांध के रखा। और असेंबली में के जो शाही परिवार थे, मतलब असेंबली के जो लोग थे, असेंबली में जो काम करने वाले उसके जो शाही परिवार घर परिवार के लोग थे जो राजा की तरह ऐश की जिंदगी जी रहे थे, उन सभी को जेल में डाल दिया और नए चुनाव के नियम लाए गए। 21 वर्ष के अधिक उम्र के सभी पुरुषों, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। लेकिन 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 ये वोट मतदान का अधिकार महिलाओं को नहीं था। महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं को मतदान का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? क्या ये महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है? कमेंट में बताओ। दोस्तों, अब क्या है, निर्वाचित असेंबली यानी कि नेशनल असेंबली का नाम बदल के कन्वेंशन कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र खत्म हो गया, इसका ऐलान कर दिया, पूरा राजतंत्र खत्म कर दिया गया। फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। अब कमेंट में बताना गणतंत्र और लोकतंत्र क्या एक ही होता है या अलग अलग? अगर अलग होता तो क्यों, और लोग एक ही होता तो क्यों? कमेंट में बताओ जल्दी से। फ्रांस गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र में भी कुछ ऐसा ही होता है ना। वंशानुगत राजशाही खत्म हो गई, अब नहीं रही। और लुई 16वां न्यायालय द्वारा देशद्रोह के इल्जाम में मौत की सजा दी गई। देशद्रोह क्या है? अपने राजा या सरकार के खिलाफ जाना, लेकिन याद रखना ये गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की बात करें, सरकार के खिलाफ, कोई राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं। क्योंकि राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो अगर वो गलत निर्णय ले तो हम उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, जैसा कि फ्रांस में हो रहा है। उसके बाद 21 जनवरी 1793 को प्ले डी लॉ कॉन्वेंट में सार्वजनिक रूप से लुई 16 को फांसी दी गई। पहले लुई 16 की शक्तियां खत्म की गई, अब उसको फांसी दी गई। मेरी अंतोनियत का भी वही असर हुआ। अब कमेंट में बताना मेरी अंतोनियत को कब और कहाँ फांसी दी गई। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में